इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि अहले बहादुरों के किस्से सुना कीजिएगा, क्योंकि ये सुनने व सुनाने योग्य होता है। इसलिए एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखें। परमवीर की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। एक हाथ में प्लास्टर, दूसरे हाथ में मशीन गन और सामने 700 की संख्या में दुश्मन, लेकिन फिर भी एक ऐसा बहादुर सैन्य अधिकारी जो अपनी सेना को एक कदम भी पीछे हटने के लिए नहीं कहता है। उसे पता था कि सामने हमसे दुश्मन संख्या में अधिक है, हमारा क्या परिणाम होगा, लेकिन फिर भी जब वे हेडक्वार्टर मैसेज भेजते हैं, उसके बाद में जब उन्हें कहा जाता है कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो आज हम याद करेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा को। 23 अक्टूबर 1947 की अलसुबह आम दिनों की तुलना में आज पालम एयरपोर्ट पर हलचल कुछ ज्यादा थी। ये हलचल थी भारत की सेना के जवानों की, जिन्हें अभी अभी ये आदेश मिला था कि उन्हें जम्मू कश्मीर जाना है और जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को रोकना है और उस कबायली आक्रमणों को, उन सभी आक्रमणों से जम्मू कश्मीर की आम जनता की उन्हें सहायता करनी है। जिस समय 23 अक्टूबर 1947 की सुबह जब सभी सैनिकों को भेजा जा रहा था, उस वक्त मेजर सोमनाथ शर्मा हॉस्पिटल के अंदर रेस्ट कर रहे थे। हुआ यूं था कि कुछ दिन पहले वे हॉकी खेल रहे थे और हॉकी खेलते वक्त उनका बाएं हाथ फ्रैक्चर हो गया था और इस फ्रैक्चर की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही मेजर सोमनाथ शर्मा को ये सूचना मिलती है कि उनकी जो कुमाऊं रेजिमेंट है उनको वहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए भेज दिया गया है, और कुमाऊं रेजिमेंट को जब जम्मू कश्मीर भेजा गया है, तो इस सिचुएशन के अंदर मेजर सोमनाथ शर्मा खुद को रोक नहीं पाते हैं और दर्द सब भूल जाते हैं और वे अपने सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं और उनसे वहां पर जाने की अनुमति मांगते हैं। उनके जितने भी सीनियर अधिकारी थे उन सबको पता था कि ये एक ये एकमात्र ऐसा शख्स है जो कुछ भी कह दीजिए, लेकिन ये कभी पीछे हटने वालों में से नहीं, और इसने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा को ब्रह्मा की लड़ाई और अराकान के अंदर हुए युद्धों से उनके सैन्य अधिकारी जानते थे। जब उन्हें वहां पर जाने का आदेश मिल जाता है तो 31 अक्टूबर 1947 को हवाई जहाज के द्वारा मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रीनगर पहुंचाया जाता है। वे 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर मुख्यालय में पहुंचते और पहुंचने के बाद ब्रिगेडियर LP बोगी सैन से वे वहां की हालात के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान की सेना के कुछ सैनिक, कुछ पाकिस्तानी सेना के भगोड़े और कबायली लश्कर, इन सबों ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ रखा है और वे किस प्रकार से गांवों के ऊपर हमला करते हैं और बच्चों को, गांव के बेजवान और जो जिनका कोई भी इससे लेना देना नहीं है, आम जनता को, उनको वे कत्ले आम करते हैं, महिलाओं का वे बलात्कार करते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा का खून खौल उठता है। उन्हें लगता है कि यदि वो एक बार उनके सामने आ जाए तो गोलियों से भून कर उनके सीने के अंदर जितनी भी हिंदुस्तानी गोलियां उन गोलियों से छलनी कर देंगे। इसी तरीके से ये चल रहा था और इसी कड़ी के अंदर 2 नवंबर 1947 की अलसुबह सूचना मिलती है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ सैनिकों के साथ में कबायली लश्कर 1000 की संख्या में श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना चाहते हैं और उनका एक ही उद्देश्य था कि श्रीनगर एयरफील्ड को कैसे ही अपने कब्जे में कर लिया जाए, और यदि हम उसको कब्जे में कर लेंगे तो हिंदुस्तानी आर्मी की जो सप्लाई चेन है उसको हम रोक सकते हैं। जब ये बात मेजर सोमनाथ शर्मा को पता चलती है तो उनके ब्रिगेडियर LP बोगी सैन उनसे वहां का जायजा लेने के लिए कहते हैं, और ये सब जो घुसपैठ करने वाले थे ये बड़गांव की तरफ से करने वाले थे। बड़गांव श्रीनगर एयरफील्ड से 3 से 4 मील की दूरी पर एक छोटा सा गांव था जो गुलमर्ग दर्रा के आसपास लगता हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी अल्फा, डेल्टा व फर्स्ट पैरा कुमाऊं के साथ में बड़गांव की ओर बढ़ चलते हैं। अलसुबह वे जल्दी ही बड़गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद में वे गांव का जायजा लेते हैं और उन्हें देखते हैं कि गांव में सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन वे थोड़े से डरे सहमे हुए से हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा इन सब हालात को देखते हुए उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर अब कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है।
इसलिए वे गांव के बाहर एक पहाड़ी के पास में अपनी जितने भी सैनिक हैं उन सबको खदगे खोदने के लिए कहते हैं, और उसके बाद में फर्स्ट पैरा कुमाऊं की जो रेजिमेंट थी उसको वहां से वे रवाना कर देते हैं। उन्हें वे कहते हैं कि गांव का एक गश्त लगाने के बाद में वे फर्स्ट पंजाब से संपर्क करेंगे और उसके बाद में वे वापस श्रीनगर एयरफील्ड लौट जाएंगे। दिन के लगभग 11 बजे के आसपास का समय था। तभी मेजर सोमनाथ शर्मा के सामने एक सूखे नाले पर नजर पड़ती है, जहां पर वे देखते हैं कि कुछ लोग उस सूखे नाले के अंदर इकट्ठा हो रखे हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा ने सोचा शायद गांव वाले होंगे जिन्होंने यहां शरण ले रखी थी, लेकिन उन्हें कहां पता था कि उन गांव वालों के भेष के अंदर वे पाकिस्तानी घुसपैठी थे, कबाली, जो धीरे धीरे गुलमर्ग दर्रा से आते हुए वहां पर इकट्ठा हो रहे थे और उनका मकसद था श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना। लेकिन वो कहते हैं ना, इन भेड़ियों के सामने हिंदुस्तानी शेर खड़े थे और ये शेर उनका शिकार करने वाले थे और वे कभी भी वो सपने में भी वो उनका मकसद पूरा नहीं हो सकता था। ऐसे धीरे धीरे करते करते दिन के बढ़ने चलता जा रहा था। दिन के दोपहर 2 बजे के आसपास जब मेजर सोमनाथ शर्मा को सब कुछ सही लगा तो उन्होंने अपनी अल्फा कंपनी को भी वहां से रवाना कर दिया, और रवाना करने के बाद में वो ब्रिगेड वायरलेस सेट पर मैसेज भेजते हैं और ब्रिगेडियर एलपी बोगीसैन को बताते हैं कि वे अल्फा कंपनी को वहां से रवाना कर चुके हैं और उसके बाद में शाम तक वो डेल्टा कंपनी के साथ में फिर वापस लौट आएंगे और शाम तक वे डेल्टा कंपनी की पोजीशन यहीं पे रखेंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा एक खदक के सिरे पर अपनी प्लास्टर चढ़ी बाहां टिकाए ढलते हुए अस्ताचल की और बढ़ते हुए सूरज की ओर देख रहे थे। अभी दिन ढलने में काफी कुछ घंटे बाकी थे। यदि वो वक्त बर्बाद किए बगैर अपनी जितने भी सैनिक हैं उनको यदि उनको वो शाम रहते पहले यहां से रवाना कर देते हैं तो वे श्रीनगर एयरफील्ड के अंदर वे पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दोपहर 2 बजे के करीब गांव में गोलीबारी होना शुरू हो गई। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने सैनिकों ने जब मेजर सोमनाथ शर्मा से पूछा कि क्या सर हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, क्या हमें वापस फायर करना चाहिए, मेजर सोमनाथ शर्मा उनको मना कर देते हैं। उन्हें कहते हैं कि गांव में बेजुबान औरत, बच्चे और बाकी सब लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, ये किसी घुसपैठियों के द्वारा की गई चाल है और हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वे तुरंत अपने वायरलेस सेट को निकालते हैं और ब्रिगेडियर एलपी बोगीसैन से संपर्क करते हैं। उन्हें बताते हैं कि सर किस प्रकार से गांव की तरफ से हमारे ऊपर गोलीबारी हो रही है और इस सिचुएशन के अंदर हम जवाबी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि गांव में बेजवान औरतें, बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग बाकी सब लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। ब्रिगेडियर एलपी बोगीसैन उनसे बताते हैं कि उन्हें इंतजार करना चाहिए, और जैसा कि मेजर सोमनाथ शर्मा को पहले ही अंदेशा था कि यदि हमला होगा तो बड़गाम के उत्तर की तरफ से नहीं, वो हमला होगा पश्चिम की तरफ से। और आखिरकार हुआ वही। धीरे धीरे जो गांव के लोग, जो उस समय जो मेजर सोमनाथ शर्मा ने जिनको गांव का लोग समझा था, जो सूखे नाले के अंदर बैठे थे, वे धीरे धीरे छितरने लगे। अक्सर वे छितरने लगे धीरे धीरे, और असल में वे धीरे धीरे अपनी पोजीशन ले रहे थे। थोड़ी देर में मेजर सोमनाथ शर्मा ने देखा कि पश्चिम की ओर से उनके ऊपर जोरदार गोलीबारी और मोटार्स दागे जा रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, उनको वे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार कर रहे थे, वे उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। शुरू में किए गए काफी कुछ हमलों को मेजर सोमनाथ शर्मा ने उनको नाकाम कर दिया था, लेकिन एक वक्त के बाद जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान का हर एक सैनिक साथ साथ दुश्मनों से लोहा ले रहा था। कुछ देर बाद में इस तरीके से उनसे बदला लिया जा रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक खदक से दूसरी खदक में जा रहे थे और अपने सैनिकों का हौसला अफजाई कर रहे थे, उन्हें बार बार निर्देश भी दे रहे थे, इस तरफ मारो, नहीं उस तरफ मारो, वो देखो पीछे की तरफ से आ रहा है, नहीं वो उधर सामने की तरफ से, उसको मारो। वो इस प्रकार से हर एक का हौसला बढ़ा रहे थे सैनिक। जब मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में वहां उनके अंदर प्लास्टर लगा था, लेकिन फिर भी उनका जोश कुछ भी कम नहीं होने वाला था। मेजर सोमनाथ शर्मा अपने जो लाइट मशीन गन के गनर्स थे उनको वो गन भी लोड करके दे रहे थे और वे हर एक की मदद कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा को आभास हो गया था कि उनकी संख्या उन कबायली लश्करों के मुकाबले बहुत कम है। वे उनका जवाब दे सकते हैं, वे काफी देर तक रोक पाएंगे, लेकिन वे इतना ज्यादा हमला, और वो कहते हैं ना कबायली जो जितने थे उन सभी का जो उनका संगठन में या फिर वो झुंड में आते थे और यही उनका सबसे बड़ी ताकत थी। मेजर सोमनाथ शर्मा धीरे धीरे ये प्रकार काम चलता रहा और वे दुश्मनों को जवाब देते रहे। थोड़ी देर बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा और एक जेसीओ
उनके साथ में आते हैं और वे खदक के पास में एक लाइट मशीन गन्स के गन लोड करके दे ही रहे होते हैं, और जैसे ही वे बारूद को लोड करने के लिए अपने मैगजीन के डिब्बे को खोलते हैं तभी एक मोटार्स का सेल आकर उस बारूद के डिब्बे में गिर जाता है और एक कानों को फोड़ने वाला तेज जोरदार धमाका होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा, जेसीओ और गनर्स तीनों मां भारती को प्यारे हो गए थे। तीनों ने देश के लिए अपनी आन बान शान, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए वे हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बन गए थे। हाथ में प्लास्टर लगे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने वहां सब जाने के लिए बार बार जम्मू कश्मीर में जिद कर रहे थे, उनका कुछ देर पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। चारों तरफ हिंदुस्तानी खून से लथपथ वो जमीन और दुश्मनों को नाकूब जवाब दिया जा रहा था। तभी बताते हैं कि इसी दौरान गोला बारूद खत्म होने के तहत तभी एक और हीरो उभरता है, नायक बलवंत सिंह। बलवंत सिंह उन बाकी सब जवानों को बताते हैं कि सभी का एक साथ यहां रहना और सभी का एक साथ यहां मारे जाना किस प्रकार का कोई तुक नहीं बनता है। यदि तुम सब मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि तुम सब जितना भी गोला बारूद बचा हुआ है उसको इकट्ठा करो और यहां पर मेरे को दे दो। हम 3-4 लोग इन सब को संभाल रहे हैं, तब तक तुम पहाड़ी के पीछे से होते हुए बाकी की जो हमारी ब्रिगेड है उन तक इतला दो और उनको जवाबी हमला करो। उनकी बात मान लेते हैं। बलवंत सिंह और 3 सैनिक ताबड़तोड़ दुश्मनों पर हमला बोलते हैं। थोड़ी देर बाद में दुश्मनों पर हमला बोलते हुए आखिरी गोला बारूद के साथ में वो चारों भी शहीद हो जाते हैं। मां भारती को वे प्यारे हो जाते हैं। आखिरकार धीरे धीरे ये युद्ध जो था वो 6 घंटे तक जारी रहा था और मेजर सोमनाथ शर्मा इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि इन कबायलियों को यहां पर नहीं रोका गया तो वे श्रीनगर एयरफील्ड को कब्जे में कर लेंगे और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी क्षति होगी। वो कहते हैं ना कि झांको राके साइयां कर सके ना कोई, तो जिनके हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर मां भारती उनके साथ में थी, उनके साथ में था हिंदुस्तान की आवाम, तो वे कैसे इस पीछे हट सकते थे। उसके बाद में जब पंजाब रेजिमेंट की तरफ से वापस उनके ऊपर जवाबी हमला किया जाता है और जब वे वहां पर देखते हैं तो करीबन 300 के आसपास कबायली सब वहां पर पड़े थे। जो कबायली लश्कर जो आए थे वे एकदम प्रशिक्षित सिपाही नहीं थे और उन्होंने एक साथ इतनी मौत का देखने का भी उनको पहले अनुभव नहीं था, इसीलिए वे भाग खड़े हुए थे। और वो कहते हैं ना कि जब किसी का आत्मविश्वास टूट जाता है तो लड़ना नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तानी आर्मी का आत्मविश्वास टूट चुका था, वापस बड़गाम पर कब्जा किया जा चुका था और इस दौरान एक जेसीओ मेजर सोमनाथ शर्मा, बलवंत सिंह और 26 सैनिक थे वो इसके अंदर हताहत हुए थे। इस बड़गाम की लड़ाई में 4 कुमाऊं ने मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 सिपाहियों को खोया था। 26 अन्य सिपाही भी इस लड़ाई में जख्मी हुए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और बेमिसाल नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। यह आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र था। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म सन 1923 के अंदर 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा का पूरा परिवार भारतीय सेना से जुड़ा हुआ था। उनके पिताजी अमरनाथ शर्मा मेडिकल कोर के ऑफिसर थे, उनके भाई सुरेंद्र नाथ शर्मा और उनके और छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा भी आर्मर्ड कोर के अधिकारी थे। उनकी 2 बहनें थी, एक का नाम था कमला, दूसरी का नाम था मनोरमा। कमला भारतीय सेना के अंदर वह एक सैनिक के तौर पे और मनोरमा ने भी एक आर्मी के ब्रिगेडियर से विवाह किया था। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके भाई सुरेंद्रनाथ शर्मा में उम्र में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, वे महज 1 साल एक दूसरे से छोटे थे। एक बार की बात है जब मेजर सोमनाथ शर्मा के पिताजी को एक मेडिकल कोर्स करने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है तो उन्हें मैसूरी के हैम्पटन कॉन्वेंट के अंदर भेज दिया जाता है। सुरेंद्रनाथ शर्मा याद करते हुए बताते हैं कि सोमी मुझसे
ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कदकाठी और ताकत में वो मुझसे ज़्यादा था। अक्सर बड़े बच्चे हमें परेशान किया करते थे, तो सोमी हमेशा मेरी रक्षा किया करते थे। मैं गणित में तेज था, सोमी के मुकाबले में होशियार था। सोमी की जीके और इतिहास के अलावा किसी और चीज़ के अंदर ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन हमारे बीच में एक सहमति बनी थी कि मेजर कि सोमी मुझे उन बदमाश बच्चों से बचाएंगे और उनका सारा होमवर्क मैं करूंगा। मैं होमवर्क कर दिया करता था। अगली सुबह सोमी अपना सारा मेरा होमवर्क जो था वो अपने कॉपी में कॉपी कर लिया करते थे। सोमी की बचपन से ही आर्मी में जाने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने इंडियन मिलिट्री कॉलेज को ज्वाइन किया और उस साल जो उनकी ट्रेनिंग थी वो केवल और केवल 9 महीने तक ही चलती है, क्योंकि तभी तक वहाँ पर युद्ध आरंभ हो चुका था और युद्ध आरंभ होने के कारण जो सैनिक थे उन सबको अलग अलग जगह पर ज्वाइनिंग दी जा चुकी थी। लेकिन वो बताते हैं 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1942 को सोमी को कमीशन ऑफिसर बना दिया गया था। सोमी को हैदराबाद रेजिमेंट के अंदर बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट शामिल किया गया था। उस समय सोमी की उम्र केवल 19 साल थी और वे अराकांत में थे। जापान के साथ अराकांत के तट पर बर्मा युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसमें 3 भारतीय बटालियन और एक ब्रिटिश कमांडोज की बटालियन सामना कर रही थी। वहीं पर एक बार सोमी ने एक कुमाऊं सिपाही को जख्मी हालात में पेड़ के सहारे बैठे देखा। उन्होंने उससे भागने के लिए कहा, तो उसने जवाब दिया कि चोट के कारण वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। यह सुनकर सोमी ने उसे अपनी पीठ पर लाद दिया और जापानी गोलीबारी के बीच से होते हुए सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। पूरे रास्ते में हंसते रहे। उन दोनों को गोली नहीं मारी गई, शायद इसलिए कि जापानी इस तरह की हिम्मत की कदर करना जानते थे। मेजर सोमनाथ शर्मा ने 1947 की अशांति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद के काम में भी बहुत सहायता दी थी। उन्होंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर होने वाली अलग अलग प्रकार की हिंसाओं को रोका था। वे किस प्रकार से लोगों को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले राशन साजो सामान की वस्तुओं को वे किस प्रकार से पहुंचाया करते थे। उन्हें जिप के फ्लाइंग स्क्वाड का इंचार्ज बना दिया गया था, जो दिल्ली में फैली अशांति को नियंत्रण करने के अंदर पुलिस की मदद करते थे। उनके सौहार्दपूर्ण परंतु दृढ़ता भरे आदेशों से कई मुश्किल हालात में भी विश्वास और अनुशासन का संचार किया था। सोमी की कहानी अक्सर किताबों और आर्मी के मैसों में सुनाई जाती है। यह कहानी है साहस की, यह कहानी है गौरव की। जो मिसाल उन्होंने कायम की थी उसे बहुत इज्जत के साथ याद किया जाता है। न केवल फोर्थ कुमाऊं बल्कि पूरी भारतीय सेना उन्हें बड़े ही स्नेह के साथ याद करती है। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट के सेंटर का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है ये उन्हीं के नाम पर है, ताकि जितने भी नौजवान सैनिक आए उनकी बहादुरी से प्रेरणा ले। लाल पत्थर से बना एक बड़ा सा गेट जिसका नाम सोमनाथ द्वार है, जिसमें प्रवेश करने पर आप एक शानदार परेड ग्राउंड में दाखिल हो जाते हैं, जो चारों तरफ हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा है। इस मैदान में हजारों नौजवान लड़कों ने अपना पसीना बहाया है। ये नौजवान यहाँ कुमाऊं और नागा रेजिमेंट की भर्ती के लिए आते हैं। फौजी बनने की दिशा में उनके पहले कदम यहां पड़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो अधिक से अधिक इस कहानी को, हिंदुस्तान के उन वीर जवानों की कहानियों को, हिंदुस्तान के उन आने